और आज मैं आपको कक्षा 8वीं जीव विज्ञान का एक पाठ विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र भाग 2 की व्याख्या करने जा रही हूँ। आप जानते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी सुंदर बहुत प्रकृति से भरपूर है, जिसमें पौधे और जानवरों की विविधता पाई जाती है। सन 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार उपयोग A.G. टेंसले, एक ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी और पारिस्थितिकीविद द्वारा किया गया था, जिन्होंने इसे प्रकृति की एक मूलभूत इकाई के रूप में वर्णित किया। पारिस्थितिकी तंत्र इस शब्द को परिभाषित किया गया है, जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति और उसके पर्यावरण में रहने वाले अन्य जीवों के बीच अंतर्बंधों का अध्ययन करने वाले पृथक इकाइयों में प्रकृति को समझने का प्रयास करता है। अधिगम उद्देश्य। इस पाठ को पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जान सकेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड। जैविक वृद्धि यानी बायोमैग्निफिकेशन। मानव हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास। मुख्य शब्द: आवास, पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य जाल, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ताप स्नेही, कवक, ऊर्जा प्रवाह, रात्रिचर, पारिस्थितिकी पिरामिड, जैविक वृद्धि, बायोमैग्निफिकेशन। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण विज्ञान में अध्ययन की मूल इकाई होती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवित विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं। प्रत्येक आवास में विशिष्ट विशेषताएं होती है, इसलिए इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। आवासीय क्षेत्रों के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थलीय जैव मंडल। वे जैव मंडल जो केवल स्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन्हें स्थलीय जैव मंडल कहा जाता है। अजैविक कारकों के असमान वितरण के कारण विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र अस्तित्व में आते हैं। उदाहरण के रूप में घास के मैदान, सदाबहार जंगल, रेगिस्तान,
आइसलैंड पारिस्थितिकी तंत्र, ताइगा में पारिस्थितिकी तंत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन आदि। घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। घास के मैदान उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां वर्षा पर्याप्त नहीं होती और यहां बड़े पेड़ उग सके। इन पारिस्थितिकी तंत्रों में घास की विशाल वृद्धि पाई जाती है। लंबे गर्मी के मौसम और सीमित वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में भौने पौधे विकसित होते हैं। इन पारिस्थितिकी तंत्र में बकरियां, भेड़ें, जिराफ, ज़ीब्रा, हाथी, मृग, चीता, बाघ, शेर आदि जानवर पाए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न पक्षी, कीड़े और सूक्ष्म जीव भी यहाँ पा जाते हैं। जंगल पारिस्थितिकी तंत्र। जंगल पारिस्थितिकी तंत्र का एक विशिष्ट पर्यावरण होता है और इन्हें पेड़ों के प्रकार और उम्र, जलवायु और मिट्टी के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। ये स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। जलवायु पोषक तत्वों की गतिविधियों और जल की गति को प्रभावित करते हैं। जंगल दुनिया भर में पाए जाते हैं और ये मूल्यवान आर्थिक और पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करते हैं। उत्पादक पौधे। ये पौधे हैं जो प्रजातियों की बहुत विविधता और अधिक स्तरीकरण दिखाते हैं। पेड़ विभिन्न प्रकार के होते हैं जो वन के संरचना के प्रकार इस पर निर्भर करते हैं। पेड़ों के अलावा यह झाड़ियाँ और भूमि वनस्पति भी उपस्थित होती है। उपभोक्ता पशु। इसमें कीड़े जैसे चींटियाँ, मक्खियाँ, भृंग, टिड्डियाँ, कीट आदि और अन्य जानवर जैसे हाथी, नीलगाय, जंगली सुअर, गिलहरी आदि को शामिल करता है। इसके अलावा मांसाहारी जानवर जैसे नेवला, सांप, पक्षी, छिपकली, लोमड़ी, शेर और बाघ भी जंगल में रहते हैं और जानवरों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपघटक। इसमें सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत विविधता है।
जो पौधों और जानवरों के मृत शरीरों पर रहते हैं। इनमें कवक, फंगी और जीवाणु मुख्य अपघटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। जीवित संसार का अस्तित्व ऊर्जा के प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से पदार्थों के परिसंचरण पर निर्भर करता है। ऊर्जा सभी जीवन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। यह अंतरिक्ष में प्रकाश किरणों के रूप में उपलब्ध है। लगभग 57% सौर ऊर्जा वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है और अंतरिक्ष में बिखर जाती है। लगभग 36% सौर ऊर्जा जल, भूमि और जलवाष्प को मार्ग करने में व्यय होती है। लगभग 8% प्रकाश ऊर्जा पौधों तक पहुंचती है, जिसमें से केवल 2% प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है। पौधों द्वारा संग्रहित ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानांतरित होती है। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक पौधे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी या ऐसे जीव होते हैं जो जानवरों और पौधों दोनों पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। ऊर्जा उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक प्रवाहित होती है। प्रत्येक स्थानांतरण पर संभावित ऊर्जा का 80 से 90% तक की संभावित ऊर्जा श्वसन और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न गर्मी के रूप में नष्ट हो जाते हैं। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र। रेगिस्तान भूमि का लगभग 17% भाग घेरते हैं और वे उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा प्रति वर्षा 23 मिमी से कम होती है। तापमान के अत्यधिक सीमाओं के कारण रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संरचना बहुत विविध और विशिष्ट होती है। इन प्रजातियों में अपने परिवेश के अनुसार कई प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक। रेगिस्तान में झाड़ियाँ, घास और कुछ पेड़ मुख्य उत्पादक होते हैं।
झाड़ियों में विस्तृत और बहुत से शाखाओं वाले मूल प्रणाली होती है, जबकि उनके तने और पत्तियां खाटों और कंटीली संरचनाओं में परिवर्तित होती है। कुछ रसीले पौधे जैसे कि कैक्टस रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये अपने तनों में पानी को संग्रहित करते हैं, जिसे पानी की कमी के समय उपयोग किया जाता है। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में लाइकेन, जेरोफाइट, मांस और नीला हरा शैवाल जैसे पौधे और जीव आदि भी उपस्थित हो सकते हैं। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता मरुस्थल में केवल कुछ जानवर पाए जाते हैं जो घास के मैदान और वन की तुलना में बहुत कम है। केवल वही जानवर जो शुष्क यानी जरिक परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, मरुस्थल में जीवित रह सकते हैं। इनमें कीड़ों, सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शामिल हैं। स्तनधारी कुछ प्रजातियों के स्तरी सक्रिय गिलहरियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। कुछ पक्षी भी मरुस्थल में पाए जाते हैं। दृश्य 18। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, पौधों की कोमल टहनियों पर भोजन करता है। इसमें अपने शरीर में पानी को संरक्षित करने की क्षमता होती है। बड़े जानवर रेगिस्तान में कम पाए जाते हैं। रेगिस्तानी के जानवरों में विभिन्न आकारिक और शारीरिक अनुकूलन होते हैं, जो उन्हें ऐसे कठोर वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। ऊंट की लंबी टांगें और बड़ी पलकों से उसे कैसे मदद मिलती है? लंबी टांगें और बड़ी पलकें ऊंट को रेगिस्तान में जीवित रहने से मदद करती है। यदि रेत आंखों में चली जाए तो ऊंट की आंखों में रेत निकालने के लिए तीसरी पलक होती है। यह अतिरिक्त पलक बगल से बगल तक चलती है और रेत को साफ कर देती है। ऊंट की लंबी टांगे उसके शरीर को गर्म जमीन में दूर रखने से मदद करते हैं और उनके बड़े नरम पैर जिससे वे रेत में नहीं घसते हैं।
रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक। मृत कार्बनिक पदार्थों की कमी और कम वनस्पति के कारण रेगिस्तान में अपघटकों की संख्या कम होती है। ये मुख्य रूप में ऊष्मा स्नेही कवक और जीवाणु होते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जबकि केवल 29% भाग भूमि पर है। इसलिए जलीय जैव मंडलों का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार जलीय जैव मंडलों व्यापक रूप से फैले हुए हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार है। ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र।